इकोनॉमिक्स और सेमेस्टर 4 रादर जो टॉपिक्स हैं सेमेस्टर 4 के अंदर, फर्स्ट वन इज़ इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड वन इज़ मैक्रो, थर्ड वन इज़ इंट्रोडक्टरी इकोनॉमेट्रिक्स एंड फोर्थ वन इज़ रियल एनालिसिस। बाय फर्स्ट टू टॉपिक्स रविंद्र सर आपको पढ़ाएंगे, लास्ट टू रियल एनालिसिस देने की जेनरिक सब्जेक्ट है, जिन्होंने मैथ्स लिया है उनको करना है। तो मेन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंट्रोडक्टरी इकोनॉमेट्रिक्स। स्टार्ट कर रहे हैं, राधा कंटेंट से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्टरी इकोनॉमेट्रिक्स में यूनिट 1 दैट इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल, फर्स्ट यूनिट इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल, यूनिट नंबर 2 इज मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। क्लियर? पहले एक बार टॉपिक्स लिख लीजिएगा, राइट डाउन। लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सेकंड वन इज मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, थर्ड वन इज फंक्शनल फॉर्म, फोर्थ वन इज क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, that is also called dummy variables। इसे हम डमी वेरिएबल्स के नेम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यूनिट 4 में है आपकी वॉल्यूशन ऑफ एजम्पशंस। जो आप पहले इनिशियली चैप्टर्स करोगे वो एक एजम्पशन के अकॉर्डिंग करोगे। क्लियर? एक एजम्पशन है, दैट इज एजम्पशन इज कॉल्ड क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एजम्पशंस। उसमें जब वॉल्यूशन होगी तो आपको इन टॉपिक्स को स्टडी करना है, रादर मल्टी क्वांटिटी, हेटेरोसिटी एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन। मैं यहाँ नेम लिख देता हूँ, दैट इज ऑटो कोरिलेशन, ऑल्सो कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन। हेटेरो मीन्स अनइक्वल, सिडासिटी मीन्स वेरिएंस। मैं इसे थोड़ा और डिटेल में लिख देता हूँ, अनइक्वल वेरिएंस, क्योंकि इनिशियली नेम में थोड़ी सी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हेटेरोस मीन्स अनइक्वल, सिडासिटी मीन्स वेरिएंस। एक तो मल्टी क्वांटिटी है, सेकेंड वन इज हेटेरो, थर्ड वन इज ऑटो कोरिलेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सीरियल कोरिलेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एक टॉपिक और होगी आपकी स्पेसिफिकेशन बायस, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिकेशन एरर। उसके अंदर आपको करना है ओमिटेड वेरिएबल्स, इररेलेवेंट वेरिएबल्स। इसके अलावा भी टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एक होता है रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म, फोर्थ वन होता है एरर्स इन मेजरमेंट। तो ये बेसिकली आपके पार्ट में नहीं है, तो ए पार्ट बी पार्ट आपको करना है, सी पार्ट डी पार्ट जो उसका होगा वो नहीं करना है आपको। अब रही बात कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, तो ये यानी कि मेन बुक तो आपकी एसेंशियल्स ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स बाय गुजराती है। ठीक है, वुल्ड्रिच के कुछ एग्जांपल्स करने पड़ सकते हैं, तो बुक के बारे में यदि लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। मेन बुक यही है आपकी, एसेंशियल्स ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स बाय दामोदर एंड गुजराती। डीएन गुजराती के नेम से फेमस है। क्लियर? तो ये यानी कि ये आपकी मेन बुक है जो मेन टेक्स्ट फॉलो होती है। बाकी माइनर कंटेंट को एक दो एग्जांपल्स आपको ओल्डर से करने पड़े तो वो सिर्फ नॉलेज के लिए होगी, तो यही टेक्स्ट आपको मेन फॉलो करनी। अब आज ये जरा थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं जो जनरली प्रॉब्लमेटिक एरिया है, यानी कि इकोनॉमेट्रिक्स के अंदर जो टफेस्ट टॉपिक्स में से काउंट होता है उसमें पहला ही टॉपिक आपकी सबसे ज़्यादा टफ होगी। क्लियर? दैट इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल, क्योंकि रीजन सारे कॉन्सेप्ट्स इसी के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये यानी कि सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेस इसी टॉपिक में लेना है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग आपको स्ट्रेस लेनी पड़ेगी इस टॉपिक के अंदर। क्लियर? अब रही बात इसका 50% स्ट्रेस यहाँ है आपकी, क्योंकि मल्टीपल में जो अप्रोच होनी चाहिए वो मैट्रिक्स अप्रोच भी इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये यानी कि मल्टीपल रिग्रेशन में आपके मैट्रिक्स अप्रोच इंक्लूडेड नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ इसका 50% स्ट्रेस आपको यहाँ होगी। जितने भी कंसेप्ट्स होंगे वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही होंगे, सबसे ज़्यादा एफर्ट भी आपको फर्स्ट चैप्टर में ही करनी पड़ेगी। मल्टीपल में मैंने आपसे क्या कहा, उसका 50%। फंक्शनल फॉर्म तक इन जनरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी, रादर इन टॉपिक्स को कवर करने में 12-13 क्लासेस लग जाती है इन जनरल फंक्शनल फॉर्म तक पहुंचने तक।
यहाँ तक आपके टॉपिक्स में ज़्यादा आपको लगेगा कि ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है, लेकिन एक बार यदि हम फंक्शनल फॉर्म क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद टॉपिक्स आपको रिपीटेड ही लगेगी, मतलब लगेगा कि हाँ हमने वो कंसेप्ट सुन रखा है और रादर उसके वॉल्यूशंस वाली पार्ट यहाँ से शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो ये यानी कि ये वॉल्यूशन वाली पार्ट। तो पहले आपको इनिशियली टॉपिक्स ढंग से करने हैं, फिर आपको उसके अंदर वॉल्यूशन वाले पार्ट को करना होगा। ये रादर आपकी थ्योरेटिकल नेचर की होगी, ऐसा नहीं कि इसमें डेरिवेशन नहीं होगा, इसमें भी डेरिवेशन आपकी होगी, लेकिन इकोनॉमेट्रिक्स मतलब 50% थ्योरी एंड 50% डेरिवेशन। ठीक है? तो ये यानी कि थ्योरेटिकल मीन्स, थ्योरी मीन्स मैथमेटिकल थ्योरी। बी क्लियर दिस वन। मैथमेटिकल थ्योरी आपके कोर्स में है, जो आपको हर एक चीज़ें जो लिखी जाएगी उसके रीजंस आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे कि भाई ये कैसे हो रहा है। तो पहले तो आपको इनिशियल चैप्टर्स क्लियर होने चाहिए, ये चैप्टर्स, तब जाके आपको नीचे के चैप्टर्स इसलिए क्लियर हो जाएंगे क्योंकि रीज़न उसका वॉल्यूशन होगा। यदि आपके ऊपर के क्लियर नहीं है तो नीचे में भी प्रॉब्लम होगी। और यानी कि ये 3 चैप्टर्स आपके बेसिकली वही हैं, इवन ये भी आपकी वॉल्यूशन की ही चैप्टर है। ठीक है? वॉल्यूशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एजम्पशन, तो उसी के वॉल्यूशन के चैप्टर्स। बुक का नेम मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब आइए जरा क्वेश्चंस की बात करें। भाई आपको टोटल 7 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर ये आपका है, टोटल 7 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है? जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपकी कंपलसरी होगी। ये यानी कि एक तो लिखा हुआ है नो कैलकुलेटर आपको अलाउड है, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं चलेगी। क्लियर? कैलकुलेटर ध्यान रखिएगा अलाउड है, तो आप कैलकुलेटर, यदि आप कोई कैलकुलेशन, क्योंकि मेजर कैलकुलेशंस करनी होगी तो ऑब्वियसली आपको कैलकुलेटर अलाउड किया गया है। अब आइए जरा, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी। ठीक है भाई, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा वो सारे चैप्टर्स का मिक्स होगा, वो क्वेश्चन कंपलसरी होगी। और 4 क्वेश्चंस आपको और करने हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, और अदर आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं 7 क्वेश्चंस में से। तो 7 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं, बी क्लियर दिस वन। ठीक है? जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपकी कंपलसरी है क्योंकि वो रादर रीजनिंग बेस्ड होगा, जिसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। यानी कि किसी भी चैप्टर की कोई क्लियर कट वेटेज नहीं है, सारे चैप्टर मिक्सड होंगे। मतलब इकोनॉमेट्रिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि भाई एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर की लिंकिंग है, तो यदि आप चैप्टर को क्लैरिटी से नहीं समझते तो आपको दूसरे चैप्टर में प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ यानी कि पर्टिकुलरली किस यूनिट की क्या वेटेज है ये कभी भी डिफाइंड नहीं था और डिफाइंड हो भी नहीं सकता। ठीक है? आप पूछेंगे यूनिट 1 कितने से आएगा, टफ है तो छोड़ देते हैं, तो वैसा कुछ नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। आपको राइट फ्रॉम बिगनिंग आपको ढंग से करना पड़ेगा, यानी कि पढ़ते समय जो भी डिफिकल्टी लेवल हो, लेकिन एग्जामिनेशन में एक बार यदि आप कर लेंगे तो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक बात मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप पढ़ते समय डिफिकल्टी होगी, ये बात क्लियर है। मैंने आपसे क्या कहा, फर्स्ट चैप्टर ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगी। मैं आपको उसका रास्ता बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा है कि जो मैं आपको डिक्टेट करा रहा हूँ क्लास में, सेकेंड क्लास में उसको करने से पहले राइट डाउन थ्राइस। आप जो भी कंटेंट मैं आपको कराऊँ अप टू फंक्शनल फॉर्म, आप उसे थ्राइस लिखिए। जितना आप उसे लिखेंगे आपके कंसेप्ट्स उतने कंट्रोल में होंगे। और रादर जब आपको आगे के चैप्टर्स में, पीछे के चैप्टर्स के बारे में कहा जाएगा कि आपने ऐसा पढ़ा है और उसका ये वॉल्यूशन है, तो वो भी आपको समझ में आएगी। यदि आप पीछे के चैप्टर्स में नहीं एफर्ट करते, रादर फर्स्ट मतलब लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट करके, रादर लीनियर रिग्रेशन इनटू वेरिएबल से स्टार्ट करके फंक्शनल फॉर्म तक यदि आप एफर्ट नहीं करोगे तो ये यानी कि बाद के चैप्टर्स में आपको बहुत दिक्कत होगी। क्लियर? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि इनिशियली क्या कहा गया था और बाद में क्या कहा जा रहा है, आप उसको लिंक नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, और किसी भी चैप्टर की क्लियर कट कोई वेटेज नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी कंपलसरी है। अब आइए जरा, इसके बाद क्या है, एक तो क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर की अभी हम बात नहीं कर सकते आपसे क्योंकि रीजन मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, जो असाइनमेंट आपको करने हैं। ठीक है? ये सब असाइनमेंट है, देख लीजिए, हर एक टॉपिक को आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, आपको इन सारे क्वेश्चंस को करने पड़ेंगे। क्लियर? और इनकेस यदि कोई प्रॉब्लम होगा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, 10, और अदर आपको 30-40 क्वेश्चंस आपको हर एक इन जनरल स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मिल ही जाएंगे, बाद के चैप्टर्स में भी कुछ ठीक ठाक आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसके अलावा यदि आप पास्ट ईयर करते हैं तो मोर देन इनफ। तो ये यानी कि इतनी सारी चीज़ें आपको कवर अप लेनी है। ठीक है?
ये यानी कि ये अभी चल ही रहा है, फर्स्ट चैप्टर ही आपका चल रहा है, सारे 40-35 हो चुकी है राउंड अबाउट। उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक जो पास्ट ईयर का है, ये यानी कि ये क्वेश्चंस आपको करने, और ये टॉपिक वाइज अरेंज है, यानी कि कुछ जगह आपको टॉपिक वाइज अरेंज नहीं मिलेंगे, सीधा आपको पास्ट ईयर मिलेगा। तो जो अरेंज्ड है वो मैंने पीछे अरेंज करके दे रखा है। क्लियर? तो ये इतने सारे कंटेंट आपको करने। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं लीनियर रिग्रेशन 2 के अंदर, जो आप बाद में कर सकते हैं। पहले तो आप पूरा चैप्टर कीजिए, कुछ जो आपको टॉपिक दिया गया उसको कीजिए, और उसके बाद जो टफर क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप टाइम बाद वाले पार्ट में देखिएगा। तो ये लीनियर रिग्रेशन 2 बेसिकली टफर क्वेश्चंस का पार्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे कंटेंट आपको कवर अप लेने। अब स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम स्टार्ट लीनियर रिग्रेशन से ही करेंगे, ठीक है, और इन सब टॉपिक्स को आपको कवर करना है। चलिए स्टार्ट करें। हाँ, राइट ऑन लीनियर रिग्रेशन। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे कहना भूल गया, मैं आपको वो बता देता हूँ कि इकोनोमेट्रिक्स में स्टैट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। यानी कि इकोनोमेट्रिक्स में जो रिक्वायरमेंट होगी स्टैट्स की, वो आपको क्लियर टर्म्स में मैं आपको बता देता हूँ क्या रिक्वायरमेंट है। एक तो आपकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन सेमेस्टर 1 में जो आपने किया है, ठीक है, वो आपकी मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और दूसरी नॉलेज जो सेमेस्टर 2 में सैम्पलिंग की है आपकी, ठीक है, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, काई है, एफ है, क्लियर, और थोड़ी सी नॉलेज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये यानी कि वो आपको आना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है, ठीक है, कि सैम्पलिंग की नॉलेज होनी चाहिए आपको थोड़ी सी, और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि रीज़न, जब भी हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन में हमेशा एक्सपेक्टेशन यूज़ किया जाता है, ये यानी कि इकोनोमेट्रिक्स विदाउट एक्सपेक्टेशन नहीं चलेगा। और खासकर लीनियर रिग्रेशन वाला टॉपिक तो कंप्लीट आपकी एक्सपेक्टेशन बेस्ड ही है, क्योंकि सारे कंसेप्ट यहाँ डिराइव करने आपको आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली उसको डिराइव करने के लिए हमें एक्सपेक्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और जब हम क्वेश्चन में होंगे तो हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सैम्पलिंग में टी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे अप्लाई होता है, एफ कैसे अप्लाई होता है, काई कैसे अप्लाई होता है, नॉर्मल कब अप्लाई होता है, अप्लाई कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन करते समय हमें सैम्पलिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी, और कुछ भी डिराइव करने के लिए हमें एक्सपेक्टेशन की नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं प्रॉपर्टी आपको बार बार एक्सपेक्टेशन की बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्लियर। और आपको यदि एक रिव्यू भी चाहिए, मान लीजिए आप भूल चुके हैं साफ, तो हम एक रिव्यू अटैच कर देंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए आपको जो भी रेलिवेंट पोर्शन है स्टैट्स का, ठीक है, मतलब जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, वो आप कहेंगे तो मैं अटैच करवा दूंगा, जो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में रेलिवेंट है, इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है तो। और नहीं, आपके पास ऑलरेडी सफिशेंट नॉलेज है तो मेरे हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप टू द पॉइंट रहिए जो इकोनोमेट्रिक्स में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लीनियर रिग्रेशन से। ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा है कि यहाँ आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। वो अभी थोड़ी देर बाद ही आपको पता चलने लगेगा, कई सारे कंसेप्ट्स हैं जो जल्दी रिटेन नहीं होंगे जब तक आप उसे ट्वाइस थ्राइस नहीं लिखते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट रहे। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख ली लीनियर रिग्रेशन में, रेडन इट इज द स्टडी ऑफ, रेडन इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, it is the study of relationship between one variable, it is the study of relationship between one variable called dependent variable, one variable called dependent variable, लिखा आपने डिपेंडेंट वेरिएबल, लिखिए एंड वन और मोर and one or more other variables, one or more other variables called independent oblique explanatory variables,
यानी कि मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूँ कि जनरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में आपको कन्फ्यूज़न होगी कि कब मैं डिपेंडेंट बोल रहा हूँ, कब इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ। तो हम इन जनरल ये दो वर्ड यूज़ करेंगे, एक डिपेंडेंट, दूसरा एक्सप्लेनेटरी। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो वर्ड का ज़्यादा यूज़ होगा, एक डिपेंडेंट, दूसरा एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, इंडिपेंडेंट का यूज़ हम बहुत ही कम करेंगे क्योंकि इन जनरल आपको बताते समय मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, आपको पता नहीं चलेगा कब मैं इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, कब इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ। तो मैं डिपेंडेंट एक्सप्लेनेटरी का यूज़ ज़्यादा करूँगा। अब पहले तो ये समझिए कि क्या लिखवाया है मैंने आपको, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर अदर वेरिएबल्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑब्लिक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ, बहुत सिंपल सा, और आपको समझ में भी आ जाएगी। जैसे आपको क्वांटिटी डिमांडेड, आपको भी मालूम है, इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, होता है ना। क्वांटिटी डिमांडेड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सो ऑन। तो यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपकी, प्राइस उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, रादर आप इन सबको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप हम इंडिपेंडेंट के साथ देखते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और इसको हम स्टडी करेंगे किन किन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, रादर इनकम पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे, ठीक है, उसके खुद के प्राइस पे एंड सो ऑन, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। लेकिन हम पहले टू वेरिएबल्स से स्टडी करने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जब मैं टू वेरिएबल्स का मतलब एक डिपेंडेंट और एक एक्सप्लेनेटरी, तो जैसे क्वांटिटी डिमांडेड इज गवर्न बाय प्राइस, ये ऑब्वियसली आपकी टू वेरिएबल्स। अब रही बात क्वांटिटी डिमांडेड इज गवर्न बाय प्राइस एंड इनकम, ऑब्वियसली ये आपकी मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है। तो यानी कि जब भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, ऑब्वियसली ये आपकी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक से ज़्यादा होने पे ये मल्टीपल रिग्रेशन, और एक पे यदि डिपेंडेंसी है तो ये टू वेरिएबल। तो पहले टू वेरिएबल की बात होगी, बाद में हम मल्टीपल की, क्योंकि ये डेफिनेशन है तो इसमें मैंने दोनों ही लिखवा दिया आपको, ठीक है, मतलब टू वेरिएबल का भी लिखवा दिया और मल्टीपल का भी लिखवा दिया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है इसकी ऑब्जेक्टिव्स। इसको समझ लिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज तो ज़्यादातर बातें जनरल ही होगी और साथ में डेरिवेशन भी होगी कई सारे। लिखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 1। पहला ऑब्जेक्टिव है लीनियर रिग्रेशन का, टू एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। To estimate the mean value of dependent variable given the values of explanatory variable. Given the values of explanatory variable. लिख लीजिएगा प्रॉपरली। लिखा आपने? इसमें एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, उसको अंडरलाइन कर लिए, वो है मीन वैल्यू। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहले 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहले तीनों ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लेकिन सेकेंड वन, टू फॉरकास्ट, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है टू फॉरकास्ट द मीन वैल्यू of dependent variable given the values of explanatory variable लिखिए बियॉन्ड द सैंपल रेंज। यहाँ मैं आपको कुछ वर्ड अंडरलाइन करवा रहा हूँ, इसको यहाँ अंडरलाइन कर लिए। एक तो टू फॉरकास्ट, ऑब्वियसली मीन वैल्यू तो है ही, और बियॉन्ड द सैंपल रेंज को अंडरलाइन कर लीजिएगा।
अब लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव नंबर 3, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस पे भी हम कंसंट्रेट करेंगे। लिखिए थर्ड वन, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस about the nature of dependence। एक बात यानी कि इकोनॉमेटिक्स यदि आपको सीखना है तो एफर्ट तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, और इनिशियल में ही ज़्यादा एफर्ट है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी नेचर, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन द वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। आप यहाँ वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं क्योंकि आप मल्टीपल का भी यही ऑब्जेक्टिव है और 2 वेरिएबल करेंगे तो भी वही ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो आप यहाँ वेरिएबल्स लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। भाई पहला ऑब्जेक्टिव है टू एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन द वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, ठीक है। तो अभी तो हम पहले 2 वेरिएबल का एग्जांपल दें क्योंकि हम स्टडी 2 वेरिएबल ही करने जा रहे हैं पहले। तो सपोज आपको इनकम गिवन है, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में इनकम गिवन, तो यहां आपको प्रेडिक्ट क्या करना है, मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आपके पास यदि इनकम है तो आपको प्रेडिक्शन देनी है मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब रही बात डिपेंडेंट वेरिएबल, सपोज एक्सपेंडिचर है, तो आपको ये बताना है कि ये जो इनकम ग्रुप है, ठीक है, उसकी एज एन एवरेज कितनी एक्सपेंडिचर होगी। गॉट इट, क्लियर। भाई आपकी इनकम यदि 5000 है तो एज एन एवरेज क्या एक्सपेंडिचर आप करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव नंबर 1। ऐसे ही मैं आपको और भी एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सपोज हाइट गिवन है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जांपल आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। हाइट गिवन है तो आपको प्रोडिक्शन एवरेज वेट की देनी होगी। भाई एक बंदे की हाइट है सपोज 5 फीट 6 इंचेस, तो उसकी एज एन एवरेज कितनी वेट हो सकती है। आपने देखा भी होगा डॉक्टर के यहाँ आप जब जाएंगे तो लिखा हुआ होता है कि हाइट 5 फीट 6 इंचेस, वेट सपोज 65 kg, 5 फीट 7 इंचेस वेट ये, तो वो जो प्रोडिक्शन लिखी रहती है कि ये हाइट तो ये वेट, ये यानी कि ये एवरेज प्रोडिक्शन, ठीक है। बी क्लियर दिस वन। यहाँ इकोनॉमेटिक्स में हम जो भी प्रोडिक्शन करते हैं वो सब एवरेज की करते हैं, ठीक है। तो इस हाइट की एज एन एवरेज इतनी वेट होनी चाहिए, इस हाइट वालों की इतनी एवरेज वेट होनी चाहिए। तो यहाँ आपके पास लिखा हुआ है टू एस्टिमेट मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन द वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। मतलब आपको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी, रादर हाइट 5 फीट 6 इंचेस से 6 फीट तक गिवन है। सपोज ये हाइट गिवन होगी, यानी कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू हमेशा गिवन होती है, रादर हाइट है 5 फीट 6 इंचेस से लेकर 6 फीट तक। तो हर एक हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी एवरेज वेट क्या होनी चाहिए, क्लियर। ये ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। हर एक इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग या हर एक इनकम के कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होनी चाहिए, वो आपका पहला ऑब्जेक्टिव है। गॉट इट। तो ये ऑब्जेक्टिव नंबर 1। बी क्लियर दिस वन। यहाँ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यूज गिवन होती है, उस केस में ही मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। मतलब वैल्यूज गिवन होगी, रादर से हाइट 5 फीट 6 इंचेस, 5 फीट 7 इंचेस, 5 फीट 8 इंचेस, 6 फीट तक गिवन होगी। आप प्रेडिक्शन करो किसका, कि एज एन एवरेज इनकी क्या वेट होनी चाहिए। यानी कि जो भी प्रेडिक्शन होती है वो पॉपुलेशन की होती है, ठीक है। मतलब एज एन एवरेज पॉपुलेशन में इस हाइट वालों की एज एन एवरेज कितनी वेट होनी चाहिए, क्लियर। प्रेडिक्शन हमेशा पॉपुलेशन की होगी, ये रहने केगा, ठीक है। ऑब्वियसली वो प्रेडिक्शन सैंपल के थ्रू होती है, एक अलग बात। अभी तो हम बात सैंपल की नहीं करेंगे, पहले पॉपुलेशन की पहले कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू फॉरकास्ट द मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन द वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बियॉन्ड द सैंपल रेंज। यहां थोड़ा सा एक ध्यान दीजिए जरा। भाई लिखा हुआ टू फॉरकास्ट, बाकी तो लाइन वही लिखी हुई है, और नीचे लिखा हुआ बियॉन्ड द सैंपल रेंज। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपकी हाइट कहां से कहां तक गिवन है, 5 फीट 6 इंचेस से 6 फीट तक। आपको सपोज कोई पर्सन मिल गया 6 फीट 3 इंचेस की, कोई बंदा मिला 6 फीट 3 इंचेस का। ऑब्वियसली ये बियॉन्ड द सैंपल रेंज। भाई आपके पास जो डेटा है वो 5 फीट 6 से लेकर 6 फीट तक है,
और पर्सन क्या मिला 6 फीट 3 इंचेस का। तो यदि आप उसका प्रोडिक्शन करते हैं तो ऐसे प्रोडिक्शन को हम कहते हैं फॉरकास्टिंग, यानी कि प्रोडिक्शन हमेशा मीन वैल्यू की ही होगी। ठीक है, क्लियर, इंडिविजुअल प्रोडिक्शन नहीं करना है। तो ये यानी कि कोई भी डेटा जो आपके सैंपल रेंज से बाहर है, यदि आप उसका प्रोडिक्शन करेंगे तो उसे हम फॉरकास्टिंग का पार्ट मानते हैं। अब आइए नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव नंबर 3, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द नेचर ऑफ डिपेंडेंस। नेचर ऑफ डिपेंडेंस का मतलब यहां नेचर में दो ही चीजें आपकी पता चल सकती है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। जैसे प्राइस का इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या होता है, नेगेटिव। तो आप ये टेस्ट करो, उसके लिए नल हाइपोथेसिस सेट करो, ऑल्टरनेटिव सेट करो एंड सो ऑन। ठीक है, इनकम का इन्फ्लुएंस एक्सपेंडिचर पे क्या होता है, इनकम का इन्फ्लुएंस आपको भी मालूम है एक्सपेंडिचर पे क्या होता है, पॉजिटिव। तो उस केस में पॉजिटिविटी टेस्ट होगी। ठीक है, इनकम का इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या होता है, इन जनरल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टेस्ट की। ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द नेचर ऑफ डिपेंडेंस, नेचर में यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आप चेक कर सकते हैं, बाकी कुछ और नहीं चेक कर सकते। अब रही बात हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो मैंने आपसे ये कहना है कि जनरली 3 टेस्ट का ज़्यादा यूज होगा। उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट है टी टेस्ट, ठीक है, सेकेंड वन इज काई स्क्वायर एंड थर्ड वन इज एफ टेस्ट। इन 3 टेस्ट का यूज है मेजर, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, नॉर्मल हम कभी कभी यूज करते हैं, इन जनरल यूज नहीं के बराबर है उसकी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैंने आपको समझाया। यहाँ ऑब्जेक्टिव नंबर 1 पे ध्यान देना है और ऑब्जेक्टिव नंबर 3 पे ध्यान देना है। फॉरकास्टिंग वाला पार्ट आपके कोर्स में नहीं के बराबर है, एक कंसेप्ट सिर्फ फॉरकास्टिंग की है, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो ये यानी कि यहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव पे आपको ध्यान देना है। क्लियर, कि भाई आपको प्रोडिक्शन एक तो करना है मीन वैल्यू की, और जो भी प्रोडिक्शन आपने किया है उसकी टेस्टिंग करनी है। ठीक है, टेस्टिंग ऑब्वियसली किसका होगा, नेगेटिव पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का होगा। अब आइए जरा नेक्स्ट टर्म में कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद जो टर्म आती है वो आती है पॉपुलेशन, क्लियरली लिख लिएगा, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। जनरली हम इसे पीआरएफ कहते रहते हैं, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ब्रैकेट में लिखिए पीआरएफ। पुट दैट इन पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। पहले तो इसका डेफिनेशन क्या है उसकी बात मैं आपसे कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद आगे की बातें मैं आपको बताऊंगा। लिखिए डेफिनेशन पहले, पीआरएफ लिखिए, इट इज लोकस ऑफ, यानी कि जो मेन डेफिनेशन है वो मैं आपको लिख देता हूं इसलिए क्योंकि रीजन जब एक्सप्लेन करूंगा तो उसी टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा। लिखिए, इट इज लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स, सही ढंग से लिखिएगा, इट इज लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। लिखिए, फॉर द फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ, for the fixed values of explanatory variables। इसमें कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। एक तो ये वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है कि वो है लोकस। इट इज लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। यानी कि वेरिएबल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब डेफिनेशन मल्टीपल के लिए भी मेंट है, लेकिन हम बात अभी पहले 2 वेरिएबल की करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके जरा बात करें। अब आप लिखने का पहले डेफिनेशन लिख ली और लिखने का काम बंद रखेंगे।
आपको जो बातें मैं समझाऊंगा उसको ढंग से समझिए। क्लियर? अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने सैम्पलिंग पढ़ाई है, ठीक है, रादर सेमेस्टर 2 के अंदर। तो इतनी बातें तो आपको भी समझ में आती है कि सैम्पलिंग के अंदर सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। भाई सैम्पलिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम पॉपुलेशन का प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन को हम डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत है, नहीं तो शायद सैम्पलिंग की ज़रूरत में नहीं पड़ेगी। तो पहले तो ये समझिएगा कि यहाँ पॉपुलेशन जो भी डिस्कस की जा रही है वो पॉपुलेशन लार्ज, मतलब सफिशेंटली लार्ज, ठीक है, जिसको कुछ लोग अनदर वे में कहते हैं कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। मतलब पॉपुलेशन इतना लार्ज है कि जिसको आप इजीली स्टडी नहीं कर सकते। तो हम इन जनरल कहते हैं कि पॉपुलेशन इकोनॉमेटिक्स में इनफाइनाइट होती है, एक्चुअल में होती नहीं है ध्यान रखिएगा, लेकिन हम उस पॉपुलेशन को ईजिली स्टडी नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि पॉपुलेशन यदि इनफाइनाइट होती है तो ऑब्वियसली हम उसको नहीं स्टडी कर सकते। तो आपको यहाँ करना क्या है कि एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन लेना है, रादर इमेजिनरी पॉपुलेशन लेना है, ठीक है। अब हम इमेजिनरी पॉपुलेशन कितने का लें? तो आप ये सोचिए कि हम वैसा पॉपुलेशन लें जिसको ईजिली स्टडी कर सके, ठीक है। वैसे तो एक्चुअल में हम स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब हम जिसको ईजिली स्टडी नहीं कर सकते उसको हम इनफाइनाइट इन जनरल कह रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ आपको एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन लेना है। तो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन आप ले लीजिए, सपोज 50 मेंबर्स का या 60 मेंबर्स का या 80 मेंबर्स का, कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने सपोज 60 मेंबर्स का एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन लिया। उन हाइपोथेटिकल पॉपुलेशंस को आपको करना क्या है, उन 60 मेंबर्स जो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन हमने लिया है उस हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन को आपको करना क्या है, उनसे उनका इनकम पूछना कि भाई आप अपनी इनकम बता दिए कि जो भी पॉपुलेशन है, क्योंकि हम स्टडी करने जा रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर। ये आपकी इनकम है और ये आपकी एक्सपेंडिचर। जस्ट अ मिनट, वाई आपकी एक्सपेंडिचर, ये आपकी इनकम है। तो आपको क्या करना है, उन 60 मेंबर्स से पहले उनकी इनकम पूछनी है कि भाई आप अपनी इनकम बता दो मुझे, ठीक है। तो आपको बताएगा इनकम जो, वो यहाँ आप इनलिस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहले किसी ने बताया कि मेरी इनकम 10,000, मैंने उसे X1 से डिनोट कर दिया। किसी ने बताया मेरी इनकम 15,000 है, मैंने उसे X2 से डिनोट कर दिया। किसी ने बताया मेरी इनकम 20,000 है, मैंने उसे X3 से डिनोट कर दिया। किसी ने बताया मेरी इनकम 60,000, मैंने उसे X6 से डिनोट कर दिया। मतलब आप डिनोट करते जाइए, जो इनकम पूछिए और डिनोट करते जाए, ठीक है। अब करना क्या है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इनकम जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इतनी बातें क्लियर? तो यहाँ आ जाइए, इनकम बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ये बात आपको रफ आइडिया मालूम है। तो मैंने आपको भी मालूम है कि इनकम बढ़ेगा तो इन जनरल एक्सपेंडिचर बढ़ेगी। क्लियर? इनकम एक्सपेंडिचर कर्व स्टडी कर रहे हैं। अब एक एक करके जरा बात करें, थोड़ा सा रुक के कीजिएगा। भाई सबसे पहले जिनकी इनकम X1 है, X1 मतलब जो बताया आपको उन्होंने कि 10,000 मेरी इनकम है, उनसे पूछिए कि आपके एक्सपेंडिचर्स क्या है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर जो भी होगा आप यहाँ प्लॉट करते चलिएगा। सपोज जो इनकम, जिनकी इनकम X1 थी, ऐसे आपको 5 पर्सन्स मिले। भाई टोटल तो हमने 60 ही तो लिया है, ठीक है, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन के अंदर। तो इसका मतलब सपोज X1 इनकम वाले आपको 5 पर्सन्स मिले। आपको उन्होंने एक्सपेंडिचर बताया कि मेरी एक्सपेंडिचर है 5,000, किसी ने बताया 8,000, किसी ने बताया 9,000, ठीक है। इस ढंग से आपको किसी ने बताया 9,500, किसी ने बताया 4,000।
ऐसे 5 पर्सन्स मिले थे, आपने उनके एक्सपेंडिचर प्लॉट कर दिए बाय 4005 जो भी था, मैंने आपको ये प्लॉटिंग करके दिखाई। ऐसे ही जिनकी इनकम X2 है, ऐसे सपोज आपके 8 पर्सन्स मिले, तो आप इन सबको प्लॉट कर दीजिएगा। इनको प्लॉट कर दीजिएगा। 1 मिनट रुके। जस्ट अ मिनट। जो भी मिले आपको उसको प्लॉट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है जिनकी इनकम X6 थी, इनको भी प्लॉट कर दीजिएगा। एक बार फिर से जरा मैं फिर से आपको बता रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा जरा कि यहाँ मेन क्या है वो मैं आपको एक बार यहाँ बता देता हूँ, और आपको ये समझना भी जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट में चल रहा है। पहले तो ये देखिए कि लिखा हुआ है इट इज द लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द फिक्स वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। मतलब आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू पहले आपको फिक्स करनी है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए हाइपोथेटिकल एक पॉपुलेशन ली 60 मेंबर्स की, और हर एक बंदे से इनकम पूछ के यहाँ मैंने उनको प्लॉट कर दिया है। तो ये यानी कि यहाँ फिक्स वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, मतलब आपको पहले एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी, रादर से इनकम फिक्स करनी पड़ेगी। तो मैंने इनकम फिक्स कर दी आपकी, क्लियर। अब आपको लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स देखनी पड़ेगी। तो अभी तो हम कंडीशनल मीन्स पे नहीं पहुंचे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने हर एक बंदे से इनकम पूछी और एक्सपेंडिचर्स पूछे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई जिनकी इनकम X1 थी, तो ऐसे हमें 5 पर्सन्स मिले जिन्होंने मुझे अपना एक्सपेंडिचर बताया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इन 5 एक्सपेंडिचर्स को ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि वर्ड है कंडीशनल मीन्स। पहले मीन निकालिए इनका। तो आप मुझे बताइए कि मीन कैसे निकालते हैं। 1 2 3 4 5 पर्सन्स के एक्सपेंडिचर्स आपको, इनको ऐड कीजिए, 5 से डिवाइड दीजिए। तो आप डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑब्वियसली एवरेज मिलेगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा आपको। तो ये 5 पर्सन्स के एक्सपेंडिचर्स ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड देना है। तो ये डिवाइड देने के बाद आपको मिलेगा एवरेज। रादर ये पॉइंट आपकी होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ y ऑब्लिक X1। ये एवरेज, उस एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर किनका है, जिनकी इनकम X1, यानी कि ऊपर लिखा हुआ है कंडीशनल मीन्स। इज इट कंडीशनल मीन, ऑब्वियसली कंडीशनल मीन। बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ y हम कहते हैं मीन, सब्जेक्टेड टू कंडीशन X1 है, दैट्स व्हाई इट इज कंडीशनल मीन्स, ठीक है। ऐसे यहां काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन्स का एक्सपेंडिचर ऐड किए और 8 से डिवाइड दिए, क्या मिलेगा हमें, ऑब्वियसली मिलेगा एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक X2। ऐसे यहां ऐड की 1 2 3, ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड दिए, क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक X6। तो ये यानी कि ये सारे आपके कंडीशनल मीन्स है। अब आइए एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़िए। लिखो इट इज लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। मतलब आपको इनकम पहले फिक्स करनी है, उसके बाद कंडीशनल मीन्स का लोकस देखना है। लोकस हम कहते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स को। लोकस किसको कहते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स को। तो ये आपके सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स के थ्रू जो कर्व पास होगी, दैट कर्व इज कॉल्ड पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपके सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, रादर लोकस है, ठीक है। लोकस किसका है, कंडीशनल मीन्स का है। इसके थ्रू जो कर्व पास होगी, दैट कर्व इज कॉल्ड पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व, एंड द फंक्शन इज कॉल्ड पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है, क्लियर। अब रही बात, मैंने ये लाइन आपके लिए ड्रॉ कर रखी है, ये डेलिबरेटली है,
यानी कि कंसेप्ट पहले लाइन से ही स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने डेलिबरेटली आपके लिए लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दी है ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है, एक्चुअल में आपको रफली एक लाइन दिखेगी कि भाई कंडीशनल मीन्स को यदि मैं ज्वाइन करूं तो मुझे लाइन टाइप का कोई कर्व दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको पैराबोला मिले, क्लियर, तो उस केस में आपका अलग पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व होगा। हो सकता है वो क्यूबिक मिले, हो सकता है एक्सपोनेंशियल कर्व मिले। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ इतनी बातें कह रहा हूं आपसे कि कंडीशनल मीन्स को जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो आपको एक कर्व मिलेगी, दैट कर्व इज कॉल्ड पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व। वो लाइन हो ये जरूरी नहीं है, वो पैराबोला भी हो सकती है, वो कोई एक्सपोनेंशियल कर्व भी हो सकती है, कोई और कर्व भी हो सकती है। बी क्लियर विद दिस वन। मैंने आपके लिए डेलिबरेटली लाइन ड्रॉ कर रखा है और लाइन भी रफली आपको मिलेगी, एग्जैक्टली वैसा लाइन नहीं मिलेगी जैसा मैंने आपके लिए ड्रॉ कर रखा है। बी क्लियर विद दिस वन। तो डेफिनेशन समझ में आ गया आपको, इट इज द लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द फिक्स वैल्यूज ऑफ एक्सप्लानेटरी वेरिएबल, ठीक है। एक्सप्लानेटरी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करो, उसके बाद लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स देखो, ठीक है। ऑब्वियसली उसके थ्रू जो कर्व पास होगी दैट कर्व इज कॉल्ड पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व एंड द फंक्शन इज कॉल्ड पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है, क्लियर। और वो लाइन हो वो एसेंशियल नहीं, क्लियर इतनी बातें। अभी तो फिलहाल मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है आपके लिए। अब आइए यहां रिमार्क पुट की, अब एक एक करके मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूं, पहले यहां तक लिख लीजिएगा। लिखिए इन दिस केस in this case locus is a line, in this case locus is a line, therefore mathematically it can be expressed as, therefore mathematically it can be expressed as, therefore mathematically it can be expressed as therefore mathematically it can be expressed as expectation y oblique xi is equal to beta 1 plus beta 2 xi। एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक xi, ध्यान रखिएगा यहाँ y ऑब्लिक x1 है, y ऑब्लिक x2 है, y ऑब्लिक x6 है। तो जनरलाइज वे में लिखा जाएगा y ऑब्लिक xi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi, क्योंकि ये लाइन है। यदि ये पैराबोला होती तो एक टर्म और अटैच होता प्लस बीटा 3 xi स्क्वायर। यदि ये क्यूबिक होती तो एक टर्म और अटैच होता प्लस बीटा 4 xi क्यूब। गॉट इट। लेकिन फिलहाल लाइन है तो इसलिए लाइन की इक्वेशन लिखी जा रही है। तो ये यानी कि बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi, एक्सपेक्टेशन y ऑब्लिक xi इज इक्वल टू, मतलब इसका जनरलाइज फॉर्मेट ये होगी, क्लियर। तो ये लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आइए जरा लिखिए रिमार्क नंबर 2, लिखिए बीटा 1 एंड बीटा 2 are called regression coefficients। लिखिए regression coefficients, लिखिए बीटा 1 एंड बीटा 2 are called regression coefficients। regression coefficients आपको ध्यान रखिएगा कि हमेशा फिक्स्ड होते हैं, लिखिए फिक्स्ड बट अननोन। इतनी बातें लिख ली, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। भाई ये जो बीटा 1 बीटा 2 है ये फिक्स्ड होगी, ठीक है, क्लियर। लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्योंकि पॉपुलेशन की है और मैंने आपसे क्या कहा कि मैं जो भी लिखे जा रहा हूँ वो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन पे लिखे जा रहा हूँ। एक्चुअल जो पॉपुलेशन होगी वो मैंने आपसे क्या कहा कि ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, रादर से जिसको इजीली स्टडी नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन इन जनरल अननोन होगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स और ये फिक्स्ड है और अननोन है। अब आइए नेक्स्ट,
देखिए थर्ड वन, थर्ड वन है आपका बीटा 2, इसे हम कहते हैं स्लोप कॉफिशिएंट। लेकिन स्लोप कॉफिशिएंट, इसको ए पार्ट कर दीजिएगा। अब रही बात ये स्लोप कॉफिशिएंट कैसे ऑब्टेन करेंगे, आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई। लेकिन डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई, आपको बीटा 2 मिलेगा। भाई आपके पास ये रिग्रेशन फंक्शन है, आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको स्लोप मिलेगा। ऑब्वियसली आपको नॉलेज में भी होगा कि डिफरेंशिएशन से ही स्लोप मिलती है, ठीक है। अब रही बात इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो इंटरप्रिटेशन क्या है मैं आपको इंटरप्रिटेशन लिखवा देता हूं, इसको लिख लीजिए। लिखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा 2, राइट ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा 2। लिखिए इफ एक्स साइज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, राइट ऑन। लिखिए इफ एक्स साइज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, लिखिए देन ऑन एन एवरेज, लिखिए देन ऑन एन एवरेज, लिखिए देन ऑन एन एवरेज द वैल्यू ऑफ y, लिखिए देन ऑन एन एवरेज वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीज बाय बीटा 2 यूनिट। लिखा आपने इफ एक्स साइज इंक्रीज बाय 1 यूनिट देन ऑन एन एवरेज द वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीज बाय, क्या लिखा आपने, बीटा 2 यूनिट। मतलब ये वैसे ही इंटरप्रेट करना है जैसे आप डिफरेंशिएशन का इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए यहां ऑन एन एवरेज को अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि वो मेन लाइन है, ठीक है। यहां जो भी प्रेडिक्शन है वो सब एवरेज की है, एक्चुअल की नहीं है। बी क्लियर विद दिस वन, ठीक है। तो यहां बीटा 2 क्या है, स्लोप कॉफिशिएंट, और स्लोप कॉफिशिएंट का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, जैसे डिफरेंशिएशन का इंटरप्रिटेशन होता है कि इफ एक्स साइज इंक्रीज बाय 1 यूनिट देन ऑन एन एवरेज y इज इंक्रीज बाय। यदि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इंक्रीज बाय, नेगेटिव वैल्यू होगी तो ऑब्वियसली डिक्रीज बाय। क्लियर। यहां लेकिन ध्यान रखिए ऑन एन एवरेज को नहीं छोड़ना है क्योंकि जो भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप एवरेज टेंडेंसी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट बी पार्ट, बीटा 1, ये आपकी इंटरसेप्ट कॉफिशिएंट। अब आइए इंटरसेप्ट कॉफिशिएंट का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। सबसे अच्छा तरीका इंटरसेप्ट इंटरप्रेट करने का है कि जो भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आपके पास है, चाहे वेरिएबल है या वेरिएबल्स है, ठीक है, हर जगह इंटरप्रिटेशन इंटरसेप्ट की सेम ही होगी। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को आप 0 कर दिए तो आपको सीधा मिल जाएगा इंटरसेप्ट। बाय एक्स आई 0 करते ही आपको इंटरसेप्ट मिल जाएगी। तो लिखिए इफ एक्स आई इज इक्वल टू 0, राइट ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा 1, इफ एक्स आई इज इक्वल टू 0, एक्स आई को 0 कर दिए। लिखिए देन ऑन एन एवरेज, लिखिए देन ऑन एन एवरेज द वैल्यू ऑफ y, लिखिए देन ऑन एन एवरेज द वैल्यू ऑफ y इज बीटा 1, लिखिए देन ऑन एन एवरेज द वैल्यू ऑफ y इज बीटा 1। ऑन एन एवरेज को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। ये 2 3 4 टर्म्स हैं जो आपको समझने हैं, यानी कि और भी टर्म्स आपको समझने हैं, अभी तो बहुत स्टार्टिंग में ही है तो पहले तो सारे टर्म्स समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ मैं एक एक करके आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आइए स्टोकास्टिक, लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, put the heading stochastic representation of population regression function। stochastic means random, जो आपने पढ़ा होगा random variable is also called stochastic variable, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, stochastic representation of PRF। अब आइए आपकी कंसंट्रेशन यहाँ, पहले तो समझिए कि कंसेप्ट क्या है, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। यहां देखिए भाई जिनकी इनकम X1 है उनका एवरेज एक्सपेंडिचर्स ये,
सामने प्लॉट कर रखा है मैंने। ऐसे ही जिनकी इनकम X2 है उनके एवरेज एक्सपेंडिचर्स ये हैं। अब मुझे बताइए, ये जो आपको डॉट दिख रहा है ये उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। ये जो है वो सेकंड पर्सन का, ये फर्स्ट पर्सन का एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। आप इसे फर्स्ट कहें, इसको हमने सेकंड का, ये सेकंड पर्सन का एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। ये थर्ड पर्सन का एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। ऐसे ये फोर्थ पर्सन का एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। ऐसे ये फिफ्थ पर्सन का एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। तो आपको मालूम है एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है चाहे वो किसी भी पर्सन का हो, ठीक है, वो समटाइम्स एवरेज से ज़्यादा भी हो सकता है और समटाइम्स एवरेज से कम भी हो सकता है। ये आपकी वो एवरेज वैल्यू है। गॉट इट? क्लियर? तो समटाइम्स एक्चुअल वैल्यू जो होगी, रादर एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो होगी, वो समटाइम्स एवरेज से कम भी हो सकती है, समटाइम्स एवरेज से ज़्यादा भी हो सकती है। इतनी बातें तो आपको समझ में आती है। तो आइए इसको जरा पर लिख लें। लिखिए YI मीन्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर। क्लियरली लिख लीजिएगा। लिखिए एक्सपेक्टेशन Y ऑब्लिक XI, ये आपकी कहलाती है एवरेज एक्सपेंडिचर। एक बार मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर होगी वो समटाइम्स एवरेज से ज़्यादा भी हो सकती है, समटाइम्स एवरेज से कम भी हो सकती है। ये बात तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ पर्सन्स का देखा कि एवरेज से ऊपर था और कुछ पर्सन्स का देखा एवरेज से कम है। ये ध्यान रखिए, ये जो एक्सपेंडिचर्स होती है ये हमेशा रैंडम होती है। बाय समटाइम्स आप किसी मंथ में एवरेज से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हो और समटाइम्स आप एवरेज से कम एक्सपेंडिचर करते हो। ये पहले से डिसाइड नहीं होता कि मैं इस मंथ में ये एक्सपेंडिचर करूँगा। क्लियर? बाय 99% लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कब वो ज़्यादा करेंगे कब कम करेंगे। क्लियर? तो ये जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होती है वो समटाइम्स एवरेज से ज़्यादा होती है, समटाइम्स एवरेज से कम होती है। इसका जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट करता है UI। यहाँ एक टर्म आती है UI भाई, क्योंकि ये एवरेज वाली जो टेंडेंसी है एवरेज से ज़्यादा कम, ये रैंडम होता है। किसी मंथ में आप ज़्यादा करते हो एक्सपेंडिचर, किसी मंथ में कम करते हो, तो ये बेसिकली रैंडम, इसलिए हम इसे कहते हैं रैंडम कंपोनेंट। कुछ लोग इसे कहते हैं डिस्टर्बेंस टर्म। ये दोनों नेम ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो समटाइम्स ज़्यादा समटाइम्स कम। अब आइए ना नेक्स्ट लाइन, लेकिन दिस एम्प्लाइज YI इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन Y ऑब्लिक XI क्या आपका यहाँ लिख रखा आपने लाइन के इक्वेशन, इसको कॉपी कर लीजिए। लिखिए β1 प्लस β2 XI, लिखिए प्लस UI। वैसे तो UI बेसिकली डिस्टर्बेंस टर्म है, ठीक है, इतनी बातें आपको भी समझ में आती है, लेकिन इसका एक सेपरेट नेम है, ठीक है, और इस नेम को हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करेंगे। वो नेम है एरर टर्म। इधर लिखिएगा कि वैसे तो ये रैंडम कंपोनेंट है, डिस्टर्बेंस टर्म है, लेकिन इसका एक स्पेशल नेम है, नेम इज कॉल्ड एरर टर्म। तो आप एरर टर्म यहाँ लिख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ एक रिमार्क पुट कीजिएगा। लिखिए रिमार्क नंबर 1 या रिमार्क, लिखिए YI इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन Y ऑब्लिक XI प्लस UI। ये हमारे पास है, ये ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपके लिए लिख के रखा है, ये रहा। अब यहाँ कुछ बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत काम की है और आगे चल के आपको बहुत ज़रूरत भी पड़ेगी इसकी। भाई UI क्या है? मैंने आपसे क्या कहा कि समटाइम्स किसी मंथ में आप ज़्यादा एक्सपेंड करते हो, समटाइम्स किसी मंथ में कम एक्सपेंड करते हो, ठीक है, मतलब रैंडम होती है ये बातें इन जनरल, ठीक है। अब रही बात यहाँ UI जो है वो हमेशा गवर्न होती है XI से, गवर्न बाय XI। XI क्या है? इनकम। भाई यदि आपके पास इनकम होगा तो ही आप डिस्टर्ब रहोगे, भाई इनकम ही नहीं है तो डिस्टर्बेंस होने के कोई चांसेस नहीं। बी क्लियर दोस्तों, ठीक है। भाई आपको मालूम है UI किससे गवर्न होगी? UI मतलब डिस्टर्बेंस। भाई आपके पॉकेट में इनकम है, ठीक है, ऑब्वियसली इनकम किससे मिला? सपोज पापा के थ्रू मिला है, और आपके जेब में पैसा है तो आप 10 जगह घूमने जा सकते हो,
और पैसा नहीं होगा तो वापस सीधा कॉलेज से आप सीधा घर जाओगे, ठीक है। तो ये यानी कि यू आई बेसिकली डिस्टर्बेंस टर्म है। इनकम होगा तो डिस्टर्ब रहोगे, और जब भी डिस्टर्ब होगे तो आप वाई आई को क्या करोगे, बढ़ा दोगे। वाई आई क्या, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। भाई जब भी आपने इधर उधर फ्लक्चुएशंस की, राधा इधर उधर गए, तो आपकी एक्चुअल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगी। तो ये यानी कि यहाँ यू आई तो गवर्न होता ही है एक्स आई से, मैंने आपसे पहले कहा कि गवर्न बाय एक्स आई। वाई आई भी गवर्न होता है एक्स आई से। कुछ लोग यहाँ ऑब्लिक लगाते हैं, ऑब्लिक एक्स आई। तो ऑब्लिक का यहाँ मीनिंग होता है यू आई गवर्न बाय एक्स आई। यहाँ भी कुछ लोग ऑब्लिक लगाते हैं, जिसे कहते हैं वाई आई गवर्न बाय एक्स आई, ठीक है। लेकिन मैं ऑब्लिक यहाँ नहीं लगाना चाहता। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि रीजन, जब आप स्टार्टिंग में होते हो तो आप उसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे यू आई अपॉन एक्स आई। तो ये यानी कि ये यू आई अपॉन एक्स आई नहीं है, यू आई सब्जेक्टेड टू कंडीशन एक्स आई होगा। तो मैं यहाँ ऑब्लिक नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में लगा दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये यानी कि यहाँ ऑब्लिक मैंने छोड़ दिया है, लेकिन आपको अपने दिमाग में बैठाना है कि यू आई किससे गवर्न होता है, एक्स आई से। एक्स आई क्या है, इनकम। भाई इनकम होगी तो ही आप डिस्टर्ब ज़्यादा रहोगे, दैट्स वाई नेम इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टर्बेंस टर्म, ठीक है, क्लियर। यदि आपके पास इनकम नहीं है तो डिस्टर्ब होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो रूल आउट पॉसिबिलिटी है। आप सीधा यहाँ से सीधा अपने कॉलेज से सीधा घर की तरफ ही जाओगे, बाकी आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो आइए नेक्स्ट टर्म में लिखिए, टेकिंग एक्सपेक्टेशन बोथ द साइड्स। राइट ऑन टेकिंग एक्सपेक्टेशन बोथ द साइड्स। लगाइए एक्सपेक्टेशन। मैंने आपसे क्या कहा, एक्सपेक्टेशन की नॉलेज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेक्टेशन वाई आई डिवाइडेड बाय एक्स आई नहीं कहना है, वाई आई सब्जेक्टेड टू एक्स आई। लेकिन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई, लेकिन प्लस एक्सपेक्टेशन यू आई ऑब्लिक एक्स आई। मैंने यहाँ क्लियरली अब ऑब्लिक लगा दिया, ऑल्दो यहाँ भी ऑब्लिक लगाया जा सकता था। अब आइए जो आपकी स्टैट्स की नॉलेज है उसकी ज़रूरत है इधर। पहले तो ये याद कीजिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो ये बेसिकली याद रखिएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है। मैं यहाँ साइड में भी लिख देता हूँ, रिव्यू फॉर्म में लिख लीजिए, ये आपकी रिव्यू है स्टैट्स की नॉलेज की। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये होता है, लेकिन दिस एक्सपेक्टेशन वाई आई ऑब्लिक एक्स आई, लेकिन प्लस एक्सपेक्टेशन यू आई ऑब्लिक एक्स आई। मतलब आपकी ये वाली टर्म ये हो गई, बाकी दोनों टर्म एज इट इज है। अब ये टर्म और ये टर्म इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि ये सेम टर्म है आपकी, आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। तो आपके पास जो टर्म रह गई वो है यू आई ऑब्लिक एक्स आई इज इक्वल टू 0। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन यू आई ऑब्लिक एक्स आई, या सिंपली एक्सपेक्टेशन यू आई इज इक्वल टू 0। भाई ऑब्लिक एक्स आई अंडरस्टूड है, बी क्लियर अबाउट दिस वन। समटाइम्स ऑब्लिक लिखा हुआ होगा, समटाइम्स ऑब्लिक नहीं लिखा होगा। चाहे वो लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो, दोनों केसेस में मीनिंग वही है कि यू आई इज गवर्न बाय एक्स आई। भाई यू आई एक्स आई से ही गवर्न होगा, समटाइम्स वो क्लियर कट मेंशन्ड होगा, समटाइम्स नहीं होगा। तो मुझे बताइए, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई 0 हो गया। यू आई क्या है, एरर टर्म। एक्सपेक्टेशन क्या है, मीन। तो इसका मतलब मीन ऑफ एरर टर्म आपकी 0 हुई। लिख लीजिए इसे क्लियरली, लिखिए दैट इज मीन ऑफ एरर टर्म। लिखिए दैट इज मीन ऑफ एरर टर्म इज 0। लिखिए दैट इज मीन ऑफ एरर टर्म इज 0 इफ द रिग्रेशन लाइन, लिखिए इफ द रिग्रेशन लाइन passes through, if the regression line passes through conditional mean values of y, if the regression line passes through conditional mean values of y and vice versa,
लेके एंड वाइस वर्सा। क्लियर? मैं आपको यहां समझा देता हूं। भाई आपने पीआरएफ के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये लोकस ऑफ कंडीशनल मीन्स है, तो जब भी रिग्रेशन लाइन कंडीशनल मीन से पास करेगी तो एक्सपेक्टेशन यू आई जीरो होगा। बी क्लियर दिस वन। जब भी रिग्रेशन लाइन कंडीशनल मीन से पास करेगी, जैसे कि पीआरएफ के डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, अभी जो मैंने आपको लिख के दिया है, तो एक्सपेक्टेशन यू आई जीरो होगी, या कुछ लोग इसे वाइस वर्सा भी कहते हैं। रादर एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई जीरो होगी तो रिग्रेशन लाइन कंडीशनल मीन से पास करेगी। ये यानी कि दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। आई थिंक क्लास नंबर 2 में हम रिवर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिग्रेशन लाइन कंडीशनल मीन से पास करती है तो एक्सपेक्टेशन यू आई जीरो होता है। आगे चल के क्लास नंबर 2 में आएगा कि एक्सपेक्टेशन यू आई जीरो होगा तो कंडीशनल मीन से पास करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, दोनों तरफ से ये होल्ड करती है। अब आइए जरा एक इंपॉर्टेंट बात यहां मैं आपसे कह रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी तक हमने जो भी चीजें स्टडी की है वो एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन पे स्टडी की है। बी क्लियर दिस वन। भाई मैंने आपसे क्या कहा कि पॉपुलेशन में मेंबर्स 60 हैं, 70 हैं, उनको लेके स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल वर्ल्ड में, रादर एक्चुअल सिचुएशन में ये सब चीजें नहीं होगी, क्योंकि हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो वो चीजें नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हमें पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन स्टडी करना था तो हमने एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन लिया और इन सारी बातों को हमने स्टडी की। ये सब हमारी काम की बातें हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आपको जो पॉपुलेशन मिलेगा वो ऑलमोस्ट स्टडी करना इतना आसान नहीं होगा। तो आपको मालूम है पॉपुलेशन का नॉलेज कौन देता है? यदि आपको पॉपुलेशन को स्टडी करना है और पॉपुलेशन आप इजीली स्टडी नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं? सैंपल का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ भी वही बातें होने जा रही है कि यदि आपको पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को स्टडी करना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उस केस में आपको सैंपल रिग्रेशन फंक्शन स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो पॉपुलेशन है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो इनफाइनाइट टाइप की पॉपुलेशन है। तो आइए जरा कि हम पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यदि हमारे पास नहीं है और जो भी हमने लिखा है वो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन पे लिख रखा है, एक्चुअल में वो अवेलेबल नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब अब हमें हेल्प किसका लेना होगा? सैंपल का हेल्प लेना होगा। तो यदि हमें पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन स्टडी करना है तो हमें सैंपल रिग्रेशन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। सो पुट दैट इन सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। ये आपकी एक्चुअल सिचुएशन बनेगी। लिखिए ब्रैकेट में एसआरएफ, उसे हम कहते थे पीआरएफ, यहां कहते हैं एसआरएफ। भाई मैंने जो आपके लिए स्टार्ट किया था वो इनकम एक्सपेंडिचर था, तो ऑब्वियसली हम सैंपल में भी वैसे ही जाएंगे। एक्स एक्सेस पे इनकम, वाई एक्सेस पे एक्सपेंडिचर। इनकम क्या क्या थी? X1, X2, X3, लास्टली हमने X6 लिया था। ऑब्वियसली सेम बातें यहां भी हम लेंगे। ये आपकी सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। X1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, X2 के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा है, X3 के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा है, X6 के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा है। एक बार यहाँ आ जाइए जरा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या मीनिंग है, क्या है, और इस पर कंसंट्रेट भी कीजिएगा। भाई सबसे पहले तो इनकम लिख ली जो आपके पास थे, और हर एक बंदे में से ध्यान किया मैंने एक बंदे का एक्सपेंडिचर लिया। भाई इनकम X1 वाला सिर्फ एक बंदा, जिसका एक्सपेंडिचर यहाँ मैंने प्लॉट कर रखा है। इनकम X2 वाला एक बंदा लिया है, जिनका एक्सपेंडिचर आपने एक प्लॉट कर दिया। ऐसे X3 का लिया, ऐसे X6 का लिया। आप कहेंगे एक लेना कंपल्सन है, तो मैं कहूँगा ये कोई कंपल्सन नहीं है, आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन जो हमारी थी वो 60 मेंबर्स की थी रादर, ठीक है। तो 60 मेंबर्स बहुत कम पॉपुलेशन हुई, ये रहने की। उसके कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल जो होगी वो ऑब्वियसली उसका सबसेट ही होगा, और सबसेट में भी मैंने कितना डेटा ले लिया? 1 2 3 अप टू 6 डेटा ले लिए।
तो इसका मतलब 6/60 रादर 10% डेटा मैंने लिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से सैम्पलिंग में 10% डेटा बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इंडिया ऐसे कंट्री में जहाँ की 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, आप किसी भी सैम्पल सर्वे का जो डेटा देखेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 10,000 तक का दिखेगा, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको। बाय सैम्पल साइज डेलिबरेटली वो बहुत स्मॉल लिखते हैं जिससे कि सैम्पल साइज आप रीड नहीं कर पाए। कहीं भी देखिएगा 8,000 से 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन नहीं होती। मैंने तो जनरली देखा है 4,000 5,000 पॉपुलेशन, सॉरी सैम्पल साइज, ठीक है। और यदि आप उसे 1.5 मिलियन से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 0.00 में आएगी, ठीक है, परसेंटेज में। क्लियर? जब आप देखेंगे कि एक्चुअल में कितना लिया जाता है, तो एक्चुअल में जो लिया जाता है वो 0.00 परसेंटेज में होती है। मैंने तो उस हिसाब से 10% डेटा ले रखी है आपके लिए। तो ये मैंने आपसे क्या कहा, एक डेटा मैंने जोड़ लिया है, आप एक से ज़्यादा लेना चाहें ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर। लेकिन मुझे कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है तो 10 डेटा काफ़ी है आउट ऑफ 60। आपको मालूम है ये परसेंटेज में ठीक ठाक आ जाएगी, ठीक है। मेरे हिसाब से 10/60 तो 10% कैसे हुआ, नहीं सॉरी 6/60, तो ये 10% है। तो ये यानी कि 10% बहुत ज़्यादा डेटा हुई, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए हमारा वो काम नहीं है, हमारा काम ये है जो हमें यहाँ समझना है। भाई आपकी एक्चुअल डेटा, इसके थ्रू जो लाइन पास होती है उस लाइन को हम कहते हैं सैंपल रिग्रेशन लाइन, ठीक है। और कर्व को हम कहते हैं सैंपल रिग्रेशन कर्व, और फंक्शन को ऑब्वियसली कहते हैं सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, क्योंकि वहाँ हम लाइन पढ़ रहे थे तो यहाँ भी लाइन में है, वहाँ यदि हम पैराबोला पढ़ेंगे तो यहाँ भी पैराबोला में होंगे। गॉट इट? अभी एक्चुअल डेटा के थ्रू, ठीक है, एक्चुअल डेटा जो आपके थ्रू है वो उसके थ्रू जो कर्व पास होगी दैट कर्व इज कॉल्ड सैंपल रिग्रेशन कर्व, ठीक है, एंड द फंक्शन इज कॉल्ड सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। इस सैंपल रिग्रेशन फंक्शन का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, इस ऑब्जेक्टिव को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वो गिवन लाइन पे बेस्ट, सॉरी गिवन डेटा पे बेस्ट फिट हो। भाई ये जो आपने लाइन ड्रॉ कर रखी है, लाइन कहें या कर्व कहें, ठीक है, ये इसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि वो गिवन डेटा पे बेस्ट फिट हो। आप कहेंगे बेस्ट फिट क्या होता है? बेस्ट फिट का मतलब अधिकतर डेटा क्या होनी चाहिए, कर्व के क्लोजर होनी चाहिए, कर्व के क्लोजर होनी चाहिए, बी क्लोज दिस वन, अधिकतर डेटा। अब आ जाइए जरा, कर्व के क्लोजर होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव है इसका कि जो एक्चुअल डेटा है उसके थ्रू जो कर्व पास होगी दैट कर्व इज कॉल्ड सैंपल रिग्रेशन कर्व, फंक्शन इज कॉल्ड सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है कि वो गिवन डेटा जो होनी चाहिए और लाइन या कर्व वो क्लोजर होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसके नेम से जाना जाता है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, एक्चुअल डेटा के थ्रू हमारे पास यहां लाइन है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सैंपल रिग्रेशन लाइन। अब आइए रेड, पहले ये ड्रॉ कर लीजिएगा, तो लिखिए सिंस सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, देखिए सिंस सैंपल रिग्रेशन फंक्शन इज लीनियर, अभी तो लाइन ही ड्रॉ कर रखा है हमने, लेकिन सिंस सैंपल रिग्रेशन फंक्शन इज लीनियर, लेकिन देयरफॉर मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लेकिन देयरफॉर मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्या लिखा आपने, सिंस सैंपल रिग्रेशन फंक्शन इज लीनियर देयरफॉर मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लिखिए yi hat इज इक्वल टू b1 प्लस b2 xi। ये जो आपकी लाइन है उसको मैथमेटिकली x से एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि वहां β1 लिखा हुआ है, सिंबल में क्लियर रहिएगा, b यहां लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, और यहां b2 लिखा हुआ है। तो क्या लिखा आपने, सिंस सैंपल रिग्रेशन फंक्शन इज लीनियर देयरफॉर मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज y hat इज इक्वल टू b1 प्लस b2 xi। क्लियर यहां तक? लिखिए वेर b1, कुछ लोग कहते हैं β1 hat, यहां आ जाइए जरा, मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूं, बहुत ही क्लियरली समझिएगा, और इनिशियली ये सब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे तब तक आपसे कुछ भी नहीं होने जा रहा है। आइए जरा, मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई इकोनोमेट्रिक्स में पॉपुलेशन आपकी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, मतलब वैसा पॉपुलेशन जिसको आप इजीली स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको हेल्प किसकी जो जरूरत है,
ऑब्वियसली सैंपल की जरूरत है, ठीक है। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन स्टडी करने के लिए सैंपल रिग्रेशन फंक्शन की जरूरत है, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन स्टडी करने के लिए सैंपल रिग्रेशन लाइन की जरूरत है। गॉट इट। तो ये आपकी सैंपल रिग्रेशन लाइन है। इतनी बातें तो आपको भी समझ में आ रही है। ऊपर जो मैंने आपको लिखवाया था वो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन थी। तो मैंने आपसे क्या कहा, पॉपुलेशन रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, उसे भूल जाइए। मैंने जो आपको दिखाया वो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन पे था। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब के सब इमेजिनरी है आपकी, ठीक है। क्लियर? ये बात मैं आपको पहले लाइन में ही क्लियरली कह देना चाहता हूं। अब आइए, यदि आपने ये सैंपल रिग्रेशन लाइन लिखा है तो इसको क्यों लिखा है भाई? इस सैंपल रिग्रेशन लाइन से आप क्या चाहते हो? तो इस सैंपल रिग्रेशन लाइन से आप ये चाहते हो कि ये पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का इंफॉर्मेशन दे। भाई आपको मालूम है सैंपल से आप क्या चाहते हो कि पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन दे। सैंपल रिग्रेशन फंक्शन से क्या चाहते हो? पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का इंफॉर्मेशन दे। तो सैंपल रिग्रेशन लाइन से क्या चाहते हो? पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का इंफॉर्मेशन दे। अब इतनी बातें तो आपको भी समझ में आ गई। अब रही बात उस केस में आप B1 से क्या चाहते हो कि B1 से आप ये चाहते हो कि ये बीटा 1 का इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। क्लियर? B2 से आप क्या चाहते हो कि ये बीटा 2 का इंफॉर्मेशन दे। तो B1 से आप चाहते हो कि बीटा 1 का इंफॉर्मेशन दे। तो B1 किसका एस्टिमेटर होगा? ऑब्वियसली बीटा 1 का एस्टिमेटर होगा। तो लिखिए इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा 1। लिखिए इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा 1। B1 से ये चाहते हो आप कि ये बीटा 1 का इंफॉर्मेशन दे। तो कुछ लोग B1 लिखते हैं, कुछ लोग बीटा 1 हैट लिखते हैं। नेक्स्ट, B2 से आप क्या चाहते हो कि ये बीटा 2 का इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। इसलिए कुछ लोग इसे बीटा 2 हैट भी कहते हैं। लिखिए इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा 2। अब बात अटक जाती है वाई हैट से आप क्या चाहते हो। तो मुझे बताओ वाई हैट है किसकी जगह? तो वाई हैट इधर आ जाइए जरा। वाई हैट के बारे में मैं आपको क्लियरली बता दूं। वाई आई हैट, इसकी जगह आपने B1 लिख रखा है, इसकी जगह B2 लिख रखा है, इसकी जगह वाई हैट लिख रखा है। तो वाई हैट किसका रिप्रेजेंटेटिव है? एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्सआई का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसका मतलब वाई हैट से क्या चाहते हो आप कि वाई हैट से आप ये चाहते हो कि ये एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्सआई का इंफॉर्मेशन दे। तो लिखिए वाई हैट इज एन एस्टिमेटर ऑफ एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्सआई। यानी कि मैं अभी भी आउटर रिंग रोड में चल रहा हूं, इनर अभी आना बाकी है, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ टर्म्स ही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपके लिए। अब आइए जरा, एस्टोकास्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ SRF। आज ये स्टोकास्टिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? लिखिए वाई होती है एक्चुअल वैल्यू। आप इसे कह सकते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी, फिलहाल तो एक्चुअल वैल्यू लिखिए। नेक्स्ट है वाई हैट। वाई हैट होती है पॉइंट ऑन सैंपल रिग्रेशन लाइन। पहले तो इन दोनों को क्लियर कर लें क्योंकि इन जनरल लोगों को ये कंफ्यूज करती है। भाई एक तो लिख के दिया मैंने आपको वाई आई, एक लिख के दिया वाई आई हैट। पहले इन दोनों को क्लियर कीजिएगा कि कौन वाई आई है कौन वाई हैट। इस x1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपकी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। इंडिकेट मत कीजिएगा, ऐसे ही रहने दीजिए। ये नहीं कि ग्राफ को आप डिस्टर्ब करेंगे, ग्राफ डिस्टर्ब नहीं करना है भाई। ये जो आपकी वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू है, और ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू को हम कहेंगे वाई आई, और यहां जो वैल्यू होगी जो लाइन पे से आएगी उसे हम कहेंगे वाई आई हैट। यहां ये x2 के कॉरस्पॉन्डिंग,
ये वैल्यू क्या लाएगी आपकी वाई आई, और यहां जो लाइन से वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे वाई आई हैट। x3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है ये वाई आई भी है, वाई आई हैट भी है। x6 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या है वाई आई, और यहां से जो वैल्यू आएगी वो वाई हैट होगी आपकी। तो मुझे बताइए एक्चुअल वैल्यू समटाइम्स लाइन के बिलो भी हो सकती है, समटाइम्स लाइन के अबव भी हो सकती है। क्लियर? तो ये समटाइम्स बिलो द लाइन, समटाइम्स अबव द लाइन, तो ये दोनों बातें आपकी हो सकती है। तो मुझे बताइए कि समटाइम्स बिलो द लाइन, समटाइम्स अबव द लाइन यदि है आपकी, तो ये एडजस्टमेंट पीआरएफ में कौन कर रहा था? तो पीआरएफ में इसकी एडजस्टमेंट कर रहा था यूआई। कौन कर रहा था पीआरएफ में इसके एडजस्टमेंट? यूआई। यहां जो एडजस्टमेंट करेगा वो करेगा ईआई, तो लिख ली प्लस ईआई। भाई एक्चुअल वैल्यू समटाइम्स लाइन के अबव भी हो सकती है, समटाइम्स लाइन के बिलो भी हो सकती है। पीआरएफ में इसके एडजस्टमेंट कौन कर रहा था? यूआई। एसआरएफ में एडजस्टमेंट कौन करेगा? ईआई। वहां यूआई को हम कहते थे एरर टर्म। क्या कहते थे? एरर टर्म। यहां इसे हम कहते हैं रेजिडुअल टर्म, यानी कि ये काम सेम है लेकिन नेम अलग अलग रखा गया है, क्योंकि रीजन इन जनरल कंफ्यूजन अराइज नहीं हो। दिस टर्म इज कॉल्ड रेजिडुअल टर्म। ठीक है, काम वही है पीआरएफ वाला, कि वहां जो यूआई करता है वो यहां ईआई करेगा। ठीक है यहां तक। लेकिन नेक्स्ट लेकिन दिस इंप्लाइज वाई आई इज इक्वल टू वाई हैट क्या हमारी b1 प्लस b2 xi, लिखिए प्लस ei। वाई हैट मैंने आपकी इक्वेशन पहले लिख रखी थी, ये रही वाई हैट की इक्वेशन आपकी, ये रही, मैंने आपका कॉपी कर दिया। तो एक बार फिर से क्लियर कर ले, मुझे बताइए b1 किसका एस्टिमेटर? ऑब्वियसली बीटा1 का। b2 किसका एस्टिमेटर? बीटा2 का। वाई हैट किसका एस्टिमेटर? ये रहा वाई हैट। वाई हैट किसका एस्टिमेटर? एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई का। मुझे देखिए ई आई किसका एस्टिमेटर? ई आई ऑब्वियसली किसका एस्टिमेटर? यू आई का एस्टिमेटर। लिखिए वेर ई आई, कुछ लोग ई आई को यू आई हैट भी लिखते हैं, इज एन एस्टिमेटर ऑफ यू आई। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन पीआरएफ के बताए, कुछ इंफॉर्मेशन एसआरएफ के बताए। ठीक है, तो उन इंफॉर्मेशंस को एक बार फिर से लिख लीजिए, क्योंकि वो आपके काम की इंफॉर्मेशन, और आपको उन दोनों के बीच की लिंकिंग भी समझ में आ जाएगी। एक तरफ लिखिए पीआरएफ, दूसरी तरफ लिखिए एसआरएफ। लिखिए फर्स्ट वन एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई, मैंने आपको लिख के दिया बीटा1 प्लस बीटा2 एक्स आई। एसआरएफ में आ जी, ये आपको मैंने लिख के दिया वाई हैट इज इक्वल टू b1 प्लस b2 एक्स आई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। सेकेंड वन मैंने आपको यहाँ लिख के दिया वाई आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वाई ऑब्लिक एक्स आई प्लस यू आई। यहाँ क्या लिख के दिया? वाई आई इज इक्वल टू वाई आई हैट प्लस ई आई। ये आपकी पोजिशन। थर्ड वन आ जाइए, लिखिए वाई आई इज इक्वल टू बीटा1 प्लस बीटा2 एक्स आई प्लस यू आई। यहाँ वाई आई इज इक्वल टू b1 प्लस b2 एक्स आई प्लस ई आई। अभी तक हम ये 6 इंफॉर्मेशन जो आपके पास है इसी को स्टडी कर रहे हैं, और हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पॉपुलेशन का इन्फॉर्मेशन है, ये सैंपल का इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपसे क्या कहा? पॉपुलेशन का इन्फॉर्मेशन इन जनरल अननोन है, ठीक है, लेकिन इन केस उसकी वैल्यू निकाली जाएगी तो फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर? तो ये यानी कि ये पॉपुलेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सैंपल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अभी तक जो आपकी इंट्रो थी वो यहाँ तक की चल रही है। अब मैं आपको एक माइनर सा चीज़ और बताऊंगा, ठीक है, वो आप थोड़ा डेरिवेशन बेस्ड होगा, यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है, वहाँ सिर्फ समझनी है। इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो समझने के लिए ज़्यादा है, ठीक है।
और यहाँ जो आपको करना है इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो आइए जरा लिखिए रेडन, लिखिए ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। यहां लिखिए OLS मेथड। आइए जरा हम इसे कहते हैं OLS मेथड, बार बार OLS ही मैं आपको कहूंगा। यहां आइए टू द पॉइंट। भाई एक बार मैं फिर से पीछे से लिंक कर रहा हूं, आपको इस लिंकिंग को समझनी है ढंग से। मैंने आपसे क्या कहा कि इकोनोमेट्रिक्स का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, मतलब वैसा पॉपुलेशन जिसे हम स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन हमेशा सैंपल देता है, ये बात मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का इंफॉर्मेशन सैंपल रिग्रेशन फंक्शन देगा। पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का इंफॉर्मेशन सैंपल रिग्रेशन लाइन देगा। गॉट इट? ये रही हमारी सैंपल रिग्रेशन लाइन। मैंने आपसे क्या कहा था यहाँ कि इस सैंपल रिग्रेशन लाइन का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वो गिवन डेटा पे बेस्ट फिट हो। गिवन डेटा पे, भाई ये एक्चुअल डेटा है, इसके थ्रू जो लाइन पास होगी दैट इज कॉल्ड सैंपल रिग्रेशन लाइन, ठीक है, क्लियर। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव हो गिवन डेटा पे बेस्ट फिट हो। आप कहेंगे बेस्ट फिट क्या मतलब? बेस्ट फिट का मतलब अधिकतर डेटा या तो लाइन के ऊपर होने चाहिए या लाइन के क्लोजर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कुछ डेटा लाइन के नीचे होगी, कुछ डेटा लाइन के अबव होगी, समटाइम्स कुछ डेटा ऑन द लाइन भी हो सकती है। तो क्लोजर कैसे होगी? तो आपको मालूम है क्लोजर तब होगी जब EI क्या होता है? YI मीन्स एक्चुअल वैल्यू और Y हैट के बीच का डिस्टेंस को हम कहते हैं EI। लिख भी रखा होगा हमने, ये रहा YI और Y हैट के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों को डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो EI मिलेगा आपको। तो आप EI आपको मालूम है कि जब डेटा लाइन के नीचे होगी तो EI आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि उस केस में YI माइनस Y हैट नेगेटिव आएगी। जब ऊपर होगी तो वो पॉजिटिव आएगी, जब ऑन द लाइन होगी तो जीरो आएगी। तो आप क्या चाहते हो कि भाई आपके जो EI हैं वो कम से कम होनी चाहिए। भाई लाइन और डेटा तभी क्लोज होगी जब आपकी EI की वैल्यू कम से कम होगी। तो ये यानी कि समटाइम्स EI पॉजिटिव आएगी, समटाइम्स EI नेगेटिव आएगी। तो यदि आप सीधा सम टोटल करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट कर लेगा और समटाइम्स वो आपकी जीरो भी आ सकती है। तो आपको लगेगा यार लाइन ऑफ बेस्ट फिट तो आ गया, लेकिन वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट एक्चुअली आया नहीं, ठीक है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट को यदि आपको ऑब्टेन करना है, रादर EI जो आपकी वैल्यू है रेजिडुअल वाली, उसको यदि कम करना है, मतलब लाइन के क्लोजर लानी है, तो आप उसकी स्क्वायरिंग कर दो। आप कहेंगे स्क्वायरिंग करने से क्या होगी? सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगी तो मिनिमाइजेशन का प्रोसेस मैक्सिमम मिनिमम के थ्रू आप कर लो, तो वो आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ जाएगी। गॉट इट? तो ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बात कर रहा हूं कि एक्चुअल डेटा के थ्रू जो लाइन जाएगी दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि वो गिवन डेटा पे क्या हो, गिवन डेटा उसके क्लोजर हो। और क्लोजर कैसे आएगी? जब आपको EI की वैल्यू उसके क्या होना चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। तो मैंने आपसे क्या कहा, कुछ EI पॉजिटिव होगी, कुछ EI नेगेटिव होगी, कुछ EI जीरो होगी। तो यदि आपको क्लोजर करना है तो आप उसकी स्क्वायरिंग कर लो। कुछ लोगों ने सजेशन मॉडल्स का भी दिया, ठीक है, कुछ लोगों ने पावर 4 की भी बात की, क्योंकि इन सब से पॉजिटिव होती है। लेकिन आपको मालूम है कि मॉडल्स पर डिफरेंशिएशन ईजी नहीं होगा, मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं, ठीक है। भाई क्लोजर कैसे पता करेंगे? मैक्सिमम मिनिमम के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो ये यानी कि डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं कुछ लोग। तो डिफरेंशिएशन का यदि आपको हेल्प लेना है तो उस केस में सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसकी स्क्वायरिंग कर लें। तो लिखिए राइडन, क्या है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड? जो मैंने आपको बताया हुई ऊपर वही बातें यहाँ आएगी, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में आएगी। लिखिए राइडन, OLS मेथड के बारे में देखिए। OLS मेथड states that B1 and B2
small b1 small b2, be clear over this one. देखिए OLS method states that b1 and b2 to be selected, b1 and b2, small b1 small b2 to be selected in such a way, लिखिए such that summation ei square is minimized. स्क्वायरिंग क्यों की ये मैंने आपको समझा दिया, जिससे सारे पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है, और उसके बाद मिनिमाइजेशन का प्रोसेस आपको करना है. तो सबसे पहले तो यहां से ई आई निकालिए कि ई आई क्या है. लिखिए वी हैव समेशन ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से बताइए ई आई क्या है. ये लिखिए वाई आई माइनस बी वन माइनस बी टू एक्स आई कंप्लीट का स्क्वायर. ये आपकी ई आई आएगी, ठीक है. अब यहाँ आ जाइए, अगेन कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ भाई. पहले तो यहाँ जानिए कि कौन सा इंफॉर्मेशन नोन है और कौन सा इंफॉर्मेशन अननोन है, क्योंकि रीज़न डिफ्रेंसिएशन अननोन इंफॉर्मेशन के थ्रू होती है. क्लियर, नोन इंफॉर्मेशन पे डिफ्रेंसिएशन नहीं चलती. तो आप मुझे बताइए कौन नोन है कौन अननोन है. तो आपको अच्छी तरह से मालूम है इनकम एक्सपेंडिचर नोन है. ये देखिए ग्राफ में आपको फिर से बता देता हूं भाई, ये इनकम है ये एक्सपेंडिचर है, ये दोनों इंफॉर्मेशन नोन है. अननोन कौन है? अननोन है यहाँ B1 B2, क्योंकि B1 B2 आते ही आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिल जाएगा, ठीक है. तो ये यानी कि अननोन इंफॉर्मेशन B1 B2 है. नोन इंफॉर्मेशन कौन है? वाई आई एक्स आई. ये इंफॉर्मेशन नोन है कि भाई ये इनकम की एक्सपेंडिचर है, इस इनकम की इतनी एक्सपेंडिचर है, इस इनकम की इतनी एक्सपेंडिचर है. अननोन कौन है? B1 B2 अननोन है. इसका मतलब डिफरेंशिएशन अननोन के थ्रू होगा, ऑब्वियसली अननोन इंफॉर्मेशन पे होगा. बी क्लियर दिस वन, ठीक है. तो ये यानी कि नोन इंफॉर्मेशन वाई आई एक्स आई है, अननोन B1 B2 है. तो रादर हमारा ऑब्जेक्टिव B1 B2 निकालना है. अब आपके पास B1 B2 अननोन है, वाई आई एक्स आई नोन है. तो एक बार डिफरेंशिएशन B1 के रिस्पेक्ट में, एक बार डिफरेंशिएशन B2 के रिस्पेक्ट में. तो लिखिए राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग पार्सली विथ रिस्पेक्ट टू B1 एंड B2. डिफरेंशिएट कर दी. लिखिए डेल समेशन ई आई स्क्वायर डेल B1. लिखिए 2 वाई आई माइनस B1 माइनस B2 एक्स आई इंटू -1. यानी कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि दो वेरिएबल है, एक से ज़्यादा पे डिपेंडेंसी. तो ऑब्वियसली B1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा, और स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स आएगी. इस पर तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए. आपको ये अच्छी तरह से मालूम है ये हमारा ई आई है. ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है ई आई, ये रहा, ये हमारा इंफॉर्मेशन ई आई है. कुछ लोग इसे -2 समेशन ई आई भी लिखते हैं. नेक्स्ट आई लिखिए डेल समेशन ई आई स्क्वायर डेल B2. लिखिए दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई आई माइनस B1 माइनस B2 एक्स आई इंटू माइनस एक्स आई. लिखिए -2 समेशन ई आई एक्स आई. एक बार स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और एक बार B2 एक्स आई का डिफरेंशिएशन, ठीक है. और रही बात ये ई आई है, ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन ऊपर से क्लियर कर लीजिए. अब आपको अच्छी तरह समझ लो, डिफरेंशिएट करने के बाद हम इसे जीरो करते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए. लेकिन पुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0. लेकिन पुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0. लेकिन दैट इज डेल समेशन ई आई स्क्वायर डेल B1 इज इक्वल टू 0. लेकिन -2 समेशन वाई आई माइनस B1 माइनस B2 एक्स आई इज इक्वल टू 0. ये आपका -2 समेशन है जिसको मैंने 0 कर दिया. लेकिन दिस इम्प्लाइज समेशन वाई आई माइनस समेशन B1 माइनस B2 समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 0. 0 को -2 से सर डिवाइड देंगे तो 0 ही आएगा.
बाकी अलग अलग समेशन कर दिए। लेकिन दिस इम्प्लाइज समेशन वाई आई, B1 को n टाइम्स ऐड करेंगे NB1 आएगा, माइनस B2 समेशन XI इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनली आपकी इक्वेशन आ जाएगी, समेशन वाई आई इज इक्वल टू NB1 प्लस B2 समेशन XI। ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। इस इंफॉर्मेशन को क्लियरली लिख लीजिए। इन इंफॉर्मेशंस को आपको प्रैक्टिस करके ठीक करना है। मैंने आपसे क्या कहा कि इनिशियली फंक्शनल फॉर्म तक थ्राइस आपको लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी। नेक्स्ट आइए दूसरा इंफॉर्मेशन जिसको हमें जीरो करना है। लेकिन नेक्स्ट डेल समेशन ई आई स्क्वायर डेल B2 इज इक्वल टू 0, लेकिन -2 समेशन वाई आई माइनस B1 माइनस B2 XI into XI इज इक्वल टू 0। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन दिस इम्प्लाइज समेशन XI वाई आई माइनस B1 समेशन XI माइनस B2 समेशन XI स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन दिस इम्प्लाइज समेशन XI वाई आई इज इक्वल टू B1 समेशन XI प्लस B2 समेशन XI स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। भाई आपको मालूम है कि हमारे पास दो डिफरेंशिएशन थे, दोनों के दोनों मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमें ज़ीरो करनी पड़ेगी। इसको क्लियरली लिख लीजिएगा। रेडन नीचे लिखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, पहले तो यहां तक लिख लीजिएगा। लिखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस। लिख लिया आपने, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस। अब आइए इसके आगे की बातें मैं आपसे क्लियरली कहूँ। भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है B1 B2 निकालना। अभी तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो 1 2 आई है। अब इक्वेशन 1 के हेल्प से हम B1 निकालेंगे। लेकिन फ्रॉम फर्स्ट लेकिन वी हैव समेशन वाई आई इज इक्वल टू NB1 B2 समेशन XI। n से डिवाइड दो, लिखो समेशन वाई आई डिवाइड बाय n इज इक्वल टू B1 प्लस B2 समेशन XI डिवाइड बाय n। इधर लिखिएगा ये y बार इज इक्वल टू B1 प्लस B2 x बार। यहाँ से आप B1 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। लिखिए y बार माइनस B2 x बार। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को आप ब्रैकेट में लो। ये थर्ड वन जो है आपका, ये इन्फॉर्मेशन नंबर 3 है, इसको भी आप ब्रैकेट में ले लो। ये आपके काम का इन्फॉर्मेशन। आपको मालूम है कि हमें B1 B2 निकालना था, उसमें से एक इन्फॉर्मेशन आ गया हमारे पास, दैट इज B1। साइड में लिख लीजिएगा वेयर B1 इज एन एस्टिमेटर ऑफ B1, क्योंकि हमें B1 B2 दो निकालने थे, अभी B1 आ गया है हमारा। देखिए वेयर B1 इज एन एस्टिमेटर ऑफ B1। ध्यान रखिएगा दो इन्फॉर्मेशन निकालने, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, उसमें से फर्स्ट वन आया है। अब ये B1 की वैल्यू आपको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। लेकिन सब्स्टिट्यूट रेड द वैल्यू ऑफ B1 इन इक्वेशन 2। Write down substitute the value of B1 in equation 2. Substitute the value of B1 in equation 2. लिखिए from 2 we have summation xi yi is equal to B1 summation, क्या हुआ है हमारे पास, क्या है B1 से summation xi प्लस B2 summation xi स्क्वायर।
ये हमारे पास B1 से है, यहाँ B1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, लेके एक्स आई वाई आई सब्स्टिट्यूट किए वाई बार माइनस B2 एक्स बार समेशन एक्स आई प्लस B2 समेशन एक्स आई स्क्वायर। इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड कर दीजिएगा, लेके दिस इम्प्लाइज समेशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार समेशन एक्स आई, मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड पहला टर्म, और जो टर्म रह गया उसको मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए क्या कॉमन आ रहा है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, तो ये कॉमन है आपके। ठीक है, अब यहां से B2 की वैल्यू आ जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है, लेके B2 इज इक्वल टू एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई। ये आपकी B2 आ गई बाय समेशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार समेशन एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई। इसको थोड़ा मैं कॉम्पैक्ट कर रहा हूं आपके लिए, इसको आप लिख सकते हो एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। कॉम्पैक्ट फॉर्मेट इसकी ही होगी, क्यों होगी उसका रीजन मैं अलग से दे देता हूं। इसको थोड़ा और कॉम्पैक्ट करो, लिखो समेशन स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई आई अपॉन समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, लेके वेयर स्मॉल एक्स आई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार, स्मॉल वाई आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई बार। ये आपकी B2 है, इसको क्लियरली लिख लीजिएगा कि ये आपकी B2 है। यहां लिख ली वेयर B2 इज एन एस्टिमेटर ऑफ B2। B1 B2 निकालना था, ठीक है, रादर लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालने के लिए B1 B2 की जरूरत थी। ठीक है, तो मैंने आपको B1 B2 दोनों निकाल के दिखा दिया है। सिंबल्स का ध्यान रखिएगा, कहाँ कैपिटल है, कहाँ स्मॉल है, कहाँ B1 है, कहाँ B1 है, नहीं तो सारे सिंबल आपके बराबर हो जाएंगे, और जब तक इसे थ्राइस नहीं लिखेंगे तब तक नहीं आएगी। अब एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बात ध्यान रखिए, फर्स्ट क्लास में थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप इकोनॉमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हो तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत पड़ रही है। एक बार यदि आप वो इन्फॉर्मेशन पिक कर लेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर हमें उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये यानी कि समटाइम्स वो स्ट्रेस वाली पोजीशन हो सकती है। वैसे भी मैंने आपसे कहा है कि लीनियर रिग्रेशन में थोड़ी आपको स्ट्रेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप वो लेंगे नहीं तो आपको टर्म्स क्लियर नहीं होंगे, और जब तक टर्म्स नहीं क्लियर होंगे आपके आगे के फॉरवर्ड नहीं होगी, और एक बार चैप्टर 1 खराब हुआ तो सारे खराब हो जाएंगे। वैसे तो मैं कह रहा हूँ फंक्शनल फॉर्म तक लिखने के लिए थ्राइस, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आप सारी चीज़ें सीख रहे हो इनिशियली, तो स्ट्रेस की थोड़ी लेवल ज़्यादा रहेगी, लेकिन एक बार सीख जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्लास को वाइंड अप करेंगे हम। ये टर्म जो मैंने आपको लिख के दिया है वो समझ लीजिए थोड़ा सा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आगे चल के इसका बहुत ज़्यादा यूज भी है। लिख लीजिए रिमार्क में, क्या लिख के दिया मैंने आपको कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, किसकी जगह लिख के दिया, इस टर्म की जगह ये लिख के दिया है। इसको ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ओपन करके देख लीजिए क्या दिक्कत है। मल्टीप्लाई कर दिए इसे, लिखिए एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई प्लस एक्स बार वाई बार। ओपन कर लिए एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार समेशन वाई आई प्लस समेशन एक्स बार वाई बार। एक बात ध्यान रखिएगा, जिसमें आई लगा हुआ है वो समेशन से बाहर नहीं आएगा, जिसमें आई अटैच नहीं है
आप चाहे समेशन के अंदर रखो, बाहर रखो, ये आपकी मर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने इनसाइड वाई बार आउटसाइड कर रखा है, यहाँ भी एक्स बार आउटसाइड कर रखा, आई तो इनसाइड रहेगी, लेकिन यहाँ दोनों टर्म मैंने इनसाइड कर रखे हैं, ऑल्दो आप दोनों टर्म बाहर भी कर सकते हो। अब ये सॉल्व हो गया आपका। लेकिन दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार समेशन वाई आई डिवाइडेड बाय एन करो और एन से मल्टीप्लाई भी कर दो। बाय समेशन वाई आई को एन से डिवाइड दिया, एन से मल्टीप्लाई किया, और इसमें यदि आप एक्स बार वाई बार यदि आउटसाइड करोगे तो समेशन 1 आएगा। बाय एक्स बार वाई बार यदि आउटसाइड करोगे तो समेशन 1 आएगा। 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n टाइम्स दिस 1 आ जाएगी। अब आ जाइए नेक्स्ट लाइन, दैट इज द लास्ट लाइन। लिखिए एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, इसकी जगह आप लिख सकते हो वाई बार बाय समेशन वाई आई डिवाइड बाय एन, ऑब्वियसली वाई बार एन टू एन प्लस ये आपकी हो गई एन एक्स बार वाई बार। ये वाली टर्म मैंने एज इट इज लिख दी है। अब ये टर्म और ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, जो आपको रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। जो रह गया उसको कॉपी कर ली, यही आपको प्रूव करना था, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, आप कहेंगे डिनोमीटर कैसे आएगा, तो डिनोमीटर के लिए डिराइव करने की जरूरत नहीं है आपको, नो नीड फॉर डेरिवेशन। ठीक है, तो क्या करूं तो मैं आपको बता देता हूं। भाई आपको कुछ नहीं करना है, जहां वाई आई है वहां एक्स आई लिख देनी है, जहां वाई बार है एक्स बार लिख देना है। तो मुझे बताओ कि ऑब्वियसली वाई आई को वाई इंस्टेड ऑफ वाई आई रिप्लेस बाय एक्स आई, इंस्टेड ऑफ वाई बार ऑब्वियसली एक्स बार। तो मुझे बताओ कि यहाँ एक्स आई माइनस एक्स बार होगा, तो ऑब्वियसली एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी टर्म होगी वो मुझे बता दीजिए। यहाँ आइए, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपसे क्या कहा कि रिप्लेस वाई आई बाय एक्स आई। ये जो डेरिवेशन आपका है वो उसमें वाई आई को एक्स आई से रिप्लेस कर दिए और रिजल्ट में भी रिप्लेस कर दिए, ऑटोमेटिकली मिल जाएगी आपको। तो मुझे बताइए क्या आ जाएगा, यदि हम वाई आई को एक्स आई से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगी एक्स आई माइनस एक्स बार, ऑब्वियसली ए स्क्वायर आ जाएगी। यहां भी हम वाई आई को एक्स आई से रिप्लेस कर दें, भाई एक तो स्टार्टिंग में रिप्लेस किया, एक लास्ट में रिप्लेस कर दिए, तो वाई आई को एक्स आई से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आई इंटू एक्स आई, तो ये हो जाएगी एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई। ऐसे ही आप मुझसे पूछेंगे, ऑल्दो इसके रिक्वायरमेंट नहीं है कि समेशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर क्या होगा, तो वही हो जाएगी समेशन वाई स्क्वायर माइनस वाई बार समेशन वाई। वैसे उसकी रिक्वायरमेंट इस वाले डेरिवेशन में नहीं है। तो ये यानी कि ये मेन डेरिवेशन है जो आपको याद रखना है, कि ये और ये रिजल्ट आपको याद रखनी है, ये बहुत काम की है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर दैट वन। एक तो यहाँ नज़र होनी चाहिए आपकी, एक यहाँ नज़र होनी चाहिए, ये आपके क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, बाकी जो दूसरा मैंने आपके लिए लिख के दिया डिनोमीटर के लिए, वो डिनोमीटर यहाँ लिखा हुआ जो है आपका, ये टर्म और ये टर्म देखिए मैच कर रहा है, उसके लिए आपको कोई क्रैमिंग नहीं करनी है, रिप्लेस वाई आई बाय एक्स आई। ठीक है, तो आपको दूसरा रिजल्ट मिल जाएगा। गॉट इट। तो ये यानी कि इतने कंसेप्ट मैंने आपको बताया जिसमें लास्ट पार्ट की डेरिवेशन रिक्वायर्ड है, इनिशियल पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है कि भाई पीआरएफ क्या होता है, एसआरएफ क्या होता है, उसमें 3 इक्वेशन इधर है 3 इधर है। ठीक है, तो वो कौन का सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो 3 इधर, ये समझना है आपको, और इसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ऊपर वाले टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग बैठाइए, सारे क्लियर होने चाहिए आपको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इन टर्म्स को सीधा यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। वहाँ मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा कि पिछले टर्म को हमने क्या कहा था। तो इनिशियली फर्स्ट क्लास ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, लेकिन वो स्ट्रेस इसलिए होती है क्योंकि आपको नहीं तो टर्म ही नहीं समझ में आएगी टर्म हो क्या रही है। ठीक है, अब आगे चल के मैं इन टर्म्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलते रहूँगा आपको, तो आपको उसकी कनेक्टिविटी बंद नहीं रहेगी। राइट ऑन थ्राइस, दैट इज़ द मेन, मैंने आपसे कहा
कि वही मेन लाइन है जो आपको पिक करके रखनी है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक।